अनन्या अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी है। आंखों में आंसू बह रहे हैं। बाहर से दस्तक की आवाज आती है। अनन्या, दरवाजा खोलो। क्या हो गया तुम्हें? हम सब परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी आप सबसे। 3 दिन पहले गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज की तपिश से सारा शहर परेशान था। अरे सुमन, इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45 डिग्री तापमान, भगवान ही बचाए। हाँ जी, बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। स्कूल से आकर बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं। तभी अनन्या और तन्वी स्कूल से वापस आते हैं। दोनों पसीने से तरबतर हैं और दोनों थकी हुई लग रही हैं। मम्मी, इस गर्मी में स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। मेरे सारे नोट्स भीग जाते हैं पसीने से। हाँ दीदी, मेरे नोट भी ना खराब हो गए हैं। मैं भी ना बड़ी हो गई हूँ। चुप कर तू, हर बात में मेरी नकल करना जरूरी नहीं है। अरे बच्चों, हमारे जमाने में तो गर्मी में छत पर सोते थे। एसी वेसी कुछ नहीं होता था। फिर भी देखो, आज तक हम लोग जिंदा हैं। माँ जी, वो जमाना और था, अब तो समय बदल गया है। चलो मिल बैठकर हल निकालते हैं इस समस्या का। प्रकाश जी ने घर में एक नया एसी लगवाने का फैसला किया और सभी के चेहरे खिल उठे। 1 हफ्ते बाद घर में बड़े कमरे में नया एसी लग गया। परिवार में खुशी का माहौल है। देखो, अब गर्मी की कोई चिंता नहीं। सबसे पहले तो बच्चों को आराम मिलेगा बहुत। हाँ जी, अब बच्चे पढ़ाई भी ठीक से कर पाएंगे। अनन्या, तन्वी, तुम दोनों एसी वाले कमरे में सोना। मम्मी, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मुझे अपना एक बड़ा कमरा चाहिए। मेरी जिंदगी, मेरे नियम। तो मम्मी, मुझे ना मेरा एक अलग कमरा दे दो। बड़ा ना भी दो, मगर छोटा तो दो। क्या? अलग कमरा? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। सारे भाई बहन एक साथ सोते थे। अरे राम, ये क्या बात हुई? बच्चों को अलग कमरा? ये सब अंग्रेजी फिल्मों का ही असर है। देखा, मैंने कहा था ना, आप लोग नहीं समझेंगे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अब। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहित आता है, अनन्या का पड़ोसी और दोस्त। आंटी जी, क्या मैं अनन्या से मिल सकता हूँ? वो हमें स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। रोहित, अभी नहीं। देख नहीं रहे हो क्या घर में क्या हो रहा है? यार, पेरेंट्स भी ना। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? कोई बात है क्या? कोई समस्या है? बता सकती हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे कुछ नहीं बेटा, बस छोटी सी बात है। अनन्या अपना अलग कमरा चाहती है। अगले दिन अनन्या और तन्वी दोनों एसी वाले कमरे में सोती हैं, लेकिन अनन्या का मूड खराब है। दीदी, आप नाराज हो? नहीं कुछ, बस थोड़ी परेशान हूँ। तुझे समझ नहीं आएगा। मैं समझूंगी दीदी, मैं बड़ी हो गई हूँ। तू नहीं समझेगी। जब तेरी उम्र मेरी जितनी हो जाएगी ना, तब तुझे प्राइवेसी चाहिए होगी। रात में तन्वी के खर्राटों से परेशान होकर अनन्या जाग जाती है। वो अपनी डायरी निकालती है और लिखने लगती है। अगली सुबह जब अनन्या स्कूल जाती है तो तन्वी उसकी डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। मुझे कोई नहीं समझता। मेरी भावनाएं, मेरे सपने, मैं कैसे अपने परिवार को बताऊं कि मैं रोहित को। तभी सुमन कमरे में आती है और तन्वी को डायरी पढ़ते देख लेती है। तन्वी, ये क्या कर रही हो? दूसरों की चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए। सॉरी मम्मी, पर इसमें ना रोहित भैया के बारे में ना लिखा था। क्या? दिखाओ मुझे। सुमन डायरी पढ़ने लगती है और हैरान रह जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या है? इसलिए तुम्हें अलग कमरा चाहिए? अरे क्या हुआ सुमन, इतना गुस्सा क्यों हो? देखिए, आपकी बेटी क्या क्या लिख रही है, इसलिए वो प्राइवेसी की बात कर रही थी। शाम को जब अनन्या स्कूल से लौटती है तो माहौल तनावपूर्ण है। प्रकाश और सुमन गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों हैं? अनन्या, हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हारी डायरी के बारे में। क्या आप लोगों ने मेरी डायरी पढ़ी? कैसे? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी निजी चीज है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमारा हक है जानने का कि तुम क्या करती हो। ये रोहित के बारे में क्या लिखा है तुमने? हाँ मम्मी, मुझे रोहित अच्छा लगता है। वो मेरा दोस्त है और इसमें गलत क्या है? मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो ना। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन तुम अभी छोटी हो। कुछ चीजें समझने में समय लगता है। मैं छोटी नहीं हूँ, आप लोग मुझे नहीं समझ सकते। मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या अपने स्कूल बैग से एक नोट निकालती है। मैं आज रात 8 बजे रोहित से मिलने जा रही हूँ, और वो घर से निकल जाती है।
शाम 7 बजे अनन्या का कमरा खाली है। परिवार उसे हर जगह ढूंढता है। प्रकाश जी, अनन्या कहीं मिल नहीं रही। मैंने पूरा घर छान मारा। शांत रहो सुमन, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसके दोस्तों को फोन करता हूँ। मेरी दीदी कहाँ चली गई? सब ना मेरी ही गलती है। मैंने दीदी की डायरी पढ़ ली। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। हमने अनन्या की भावनाओं को नहीं समझा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहित का पिता और रोहित दोनों खड़े हुए हैं। नमस्ते भाई साहब, आपको पता है आपकी बेटी कहाँ है? मेरा बेटा उसको लेकर बहुत परेशान है और कुछ ये बात बताना चाहता है आपको। हाँ अंकल जी, अनन्या का मुझे मैसेज आया था। वो कह रही थी वो शहर के पुराने पार्क में जा रही है। पुराना पार्क? वहाँ तो इस समय कोई नहीं जाता। चलो चलो जल्दी चलो। सभी पुराने पार्क की ओर भागते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। पार्क में अनन्या एक बेंच पर बैठी अकेली भीग रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कोई मुझे नहीं समझता, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। वहाँ है वो रही अनन्या। सभी अनन्या की ओर दौड़ते हैं और सुमन उसे गले से लगा लेती है। बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। आप लोगों ने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? वो मेरी निजी चीज थी। हम गलत थे बेटा, हमें तुम्हारी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए था। चलो मिल बैठकर हल निकालते हैं इस मसले का। अनन्या, तुम परेशान हो, तुमने मुझे बताया नहीं। हम दोस्त है ना, मुझे बता सकती थी तुम। मैंने तुम्हें बताना चाहा था रोहित, मुझे लगा कोई समझेगा ही नहीं। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी डायरी पढ़ी ना, इसलिए आप चली गई थी ना। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगली सुबह परिवार की मीटिंग होती है और सभी एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। हमने कल रात बहुत सोचा है, हम सबको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बेटा, हमने फैसला किया है कि तुम्हें अपना अलग कमरा मिलेगा और हम तुम्हारी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जमाना बदल गया है। मुझे खुशी है, हमारे परिवार में बदलाव आ रहे हैं। सच में? मेरा अपना कमरा? और रोहित के बारे में? हाँ, रोहित अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ कुछ नियम होंगे जो हम मिलकर बनाएंगे। चलो मिल बैठकर हल निकालते हैं। पर मैं अकेली कैसे सोऊंगी? तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर रात कहानी सुनाऊंगी सोने से पहले। और तुझे जब भी डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। पक्का दीदी, मैं बड़ी हो गई हूँ। 2 हफ्ते बाद घर का एक नया कमरा तैयार होता है। अनन्या के चेहरे पर खुशी झलक रही है। ये रहा तुम्हारा नया कमरा, एसी भी लगवा दिया है। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। बेटा, हमने एक और फैसला लिया है। हर हफ्ते हम एक फैमिली मीटिंग करेंगे जहाँ हर कोई अपनी बात खुलकर रख सकता है। देखो, परिवार में बात करने से सारे मसले हल होते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। सभी हंसने लगते हैं। अनन्या अपने नए कमरे में खुशी से नाचती है और तन्वी उसकी नकल करती है। अनन्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो हमें स्कूल का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। हाँ रोहित, आओ। देखो मेरा नया कमरा, यहाँ हम शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए जूस और स्नैक्स लेकर आती हूँ। और हाँ, दरवाजा खुला रखना। जी मम्मी। अनन्या अपनी माँ की ओर देखती है और मुस्कुराती है। वो समझ गई है कि प्राइवेसी के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। मेरी जिंदगी मेरे नियम, लेकिन परिवार को साथ रखकर। सुमित अपनी बहन संजना के घर जाता है, जहाँ संजना उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। तभी वहाँ संजना का पति रोहन आ जाता है। अरे क्या बात है, आज तो साले साहब भी यहाँ आए हुए हैं। क्या हुआ साले साहब, कुछ काम कर रहे हो या अब भी यहाँ वहाँ घूमने में टाइम खराब करते हो? क्या आप भी हमेशा मेरे भाई को ताने देते रहते हो? अरे इस बार तो सुमित कितने टाइम बाद आया है यहाँ, कुछ खा रहा है, उसे शांति से खाने तो देते, आते ही ताने देने लगे बेचारे को। अरे मैं भी तो इसके ही भले के लिए बोल रहा हूँ, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ये नहीं काम धंधा ढूंढ लूं। अरे काम करेगा तो अपनी जेब में पैसा भरेगा, मुझे थोड़ी खिलाएगा। जीजाजी, मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। अच्छा तो सुमित जनाब को भी काम होता है। जरा मेहरबानी करके बताना कि आप यहाँ किस काम के सिलसिले में आए हो, हम भी तो जाने ऐसा भी कौन सा काम है जो आप कर रहे हैं। अरे जीजाजी, आप भी ना। अरे मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ।
मेरे दोस्त ने बताया था कि यहीं पास में एक जॉब है, तो मुझे वहीं जाना है। मैं भी खाली नहीं रहता हूँ, हर वक्त सुनाते रहते हो आप। हो गई तसल्ली, पड़ गया कलेजे को ठंडक। लो, अब पता चल गया ना कि मेरा भाई भी काम करता है। अब बोलो ना, क्या बोल रहे थे मेरे भाई को? मुझे पता है इसके पास कोई काम नहीं है। अरे ये ऐसे ही हवाबाजी करता रहता है। अरे काम होता तो अपने घर से भी कर सकता था ना। यहाँ आया है, पक्का कोई तो लफड़ा है। अरे जीजा जी, आपके घर के पास पड़ेगा इसलिए यहाँ आया हूँ। और यहीं अगर आपका भाई होता तब तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं आया हूँ अपनी बहन के घर, तो आपको परेशानी हो रही है। ये तो बिल्कुल सच बोला मेरे भाई ने। अब यही इनके परिवार का कोई आ गया तब तो ये ऐसे करते हैं जैसे भगवान ही जमीन पर आ गए हैं। लेकिन यही मेरा भाई आया है तो बस सुनाना शुरू कर दिया। अपनी साले और बीवी की बात सुनकर रोहन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद रोहन बारिश में अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में सुमित एक लड़की के साथ दिखता है। उन दोनों को देखकर रोहन खुद से कहता है, अरे ये तो सुमित ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो भी इस लड़की के साथ? अभी जाकर पूछता हूँ, कहीं यहाँ इसी काम के लिए तो नहीं आया। अभी इसका भांडा फोड़ता हूँ। रोहन सुमित के पास जा रहा होता है कि तभी सुमित भी उसे अपने पास आते हुए देख लेता है और साथ खड़ी लड़की मोना से कहता है, अरे मोना, जल्दी से चलो यहाँ से, लगता है जीजाजी ने हमें देख लिया। वो देखो, वो यहीं आ रहे हैं। अगर उनके हाथ लग गए ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें देखा हो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, बस भगवान करे इस बारिश में उन्होंने मुझे ना देखा हो। अगर उन्होंने मुझे देख लिया होगा तो सच में भूचाल आ जाएगा आज मोहल्ले में। सुमित और मोना दोनों रोहन के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं और रोहन उन्हें पकड़ नहीं पाता। रोहन तुरंत घर के लिए निकलता है और घर पर वो सामने ही अपने साले को लैपटॉप पर काम करते हुए देखता है, तो अपनी बीवी संजना को आवाज लगाकर बुलाता है। संजना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा भाई यहाँ कोई काम से नहीं आया है, बल्कि कोई लफड़ा है तभी आया है। देखा, सही कहा था मैंने। अरे अभी वहाँ रोड पर एक लड़की के साथ देखा है मैंने उसको। ये क्या कह रहे हो आप? पी के आए हो क्या? अरे मेरा भाई तो कब से यहाँ बैठकर आराम कर रहा है। आपको क्या हर जगह बस मेरा ही भाई दिखता है? ये तो कब से यहाँ बैठा है, हिल भी नहीं रहा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में रोड पर सुमित को एक लड़की के साथ देखा था। अरे जब तक मैं सुमित के पास जाता उससे पहले वो वहाँ से लड़की को लेकर गायब हो गया। आप ना मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। अरे अगर आपको पसंद नहीं है कि मेरा भाई यहाँ रहे तो मुझे बता दो, मैं भेज दूंगी इसे वापस। लेकिन ये झूठे इल्जाम तो मत लगाओ मेरे भाई पर। अच्छा हुआ दीदी अपने दोस्त के यहाँ गई थी और मैं इनसे पहले आ गया और कपड़े बदल के काम करने लगा, वरना आज दीदी और जीजाजी दोनों मुझे ना बहुत सुनाते। सुमित का झूठ पकड़ा नहीं जाता और सुमित बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं रोहन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो गलत जो साबित हुआ था। एक बार सुमित छत से सामने वाली छत पर एक चिट्ठी फेंकता है और वहाँ से मोना भी चिट्ठी फेंकती है। दोनों ऐसे ही चिट्ठियों में बात कर रहे थे। तभी वहाँ रोहन और संजना आ जाते हैं और जमीन पर कागज जो गिरे हुए थे उन्हें देखकर कहते हैं, ये क्या है? इतने सारे कागज यहाँ कैसे आए? अब ये तो बोल मत दियो कि तू पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि तूने आज तक जिंदगी में कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। अब वो जीजाजी वो। अरे ये तो कल मैंने ही फेंके थे। वो क्या है ना, कल छत पे आई थी तो बस ऐसे ही हिसाब करने लग गई। उनमें से ये कागज निकले थे, साफ करना भूल गई थी मैं। अरे मोना, आज तो तुम भी छत पर हो। क्या बात है, पहले तो तुम कभी छत पर नहीं दिखी और ना ही मोहल्ले में दिखती थी। आजकल तो तुम मोहल्ले और छत पर हर जगह दिखती हो। हाँ वो भैया, कुछ दिन से घर पे ही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आसपास घूम लूं। अरे मोना, कभी हमारे भी घर आ जाया करो, हर वक्त घर पर नहीं रहा करते। हाँ आओ, घर पे सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। रोहन और संजना को नहीं पता था कि सुमित और मोना एक दूसरे को जानते हैं और ना ही वो दोनों पता चलने देते हैं। ऐसे ही अब मोना भी उनके घर आना जाना करने लगती है। कुछ दिनों बाद सुमित और मोना एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे होते हैं। तभी वहाँ संजना आ जाती है
और दोनों को ऐसे बैठे हुए देख लेती है। ये क्या हो रहा है? सुमित, तेरे जीजाजी तेरे बारे में क्या सही बोलते थे? तू यहाँ काम की वजह से नहीं बल्कि लड़कीबाजी करने आया है। तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है? दीदी ऐसा है ना कि हाँ, मोना के हाथों में बहुत दर्द था दीदी, शायद कहीं कांटा चुभ गया था। मैं बस वही देख रहा था। मोना, तुम बताओ ना दीदी को, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ भाभी, सुमित सही कह रहा है। आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दीदी, जीजाजी तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप भी मुझे कुछ ऐसा कह सकती हो। सच में आपने मेरा दिल तोड़ दिया दीदी, बहुत बुरा लगा है मुझे इस बात का। माफ कर दे मेरे भाई। वो मैंने तुम दोनों के ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा तो मुझे लगा कि वो सही कह रहे थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तू बिल्कुल सही है। सुमित अपनी बहन को ही गलत साबित कर देता है और संजना भी उसकी बातों में आ जाती है। ऐसे ही सुमित और मोना किसी न किसी बहाने मिलते ही रहते। एक बार सुमित जब घर में अकेला होता है तो वहाँ मोना आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार सुमित की किस्मत खराब होती है क्योंकि दरवाजे के बाहर संजना और रोहन दोनों खड़े थे। वो दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। रोहन संजना को अंदर लेकर आता है। क्या हुआ संजना, अब भी कुछ कहना है तुम्हें अपने भाई के लिए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारा भाई यहाँ किसी कारण ही आया है, और देखो साले ने पटाई गर्लफ्रेंड। अरे अपने जीजाजी के आगे मुझे बोलने के लायक भी छोड़ा है क्या तूने? तुझे शर्म भी है कि तू क्या कर रहा है? अरे अब तक तो तू यहाँ वहाँ घूमता ही रहता था और अब तो तूने गर्लफ्रेंड भी पटा ली। बस यही बचा था। दीदी आप गलत समझ रही हो। बस कर, सब कुछ सामने आ गया है और अब भी तू यही बोल रहा है कि मैं गलत समझ रही हूँ। तू जा यहाँ से और अब तू यहाँ नहीं रह सकता। संजना अपने भाई को वापस भेज देती है, जिसके बाद अब सुमित भी अपने काम पर ध्यान देने लगता है। रुचि एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से की, लेकिन रुचि के सपने बहुत अलग थे, जिससे उसके परिवार वाले अनजान थे। कुछ वक्त बाद रुचि के परिवार वाले जैसे तैसे उसकी शादी करते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से। रुचि अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कुंती उसको बुलाती है। बहू, तूने आज खाने में क्या बनाया है? कढ़ाई पनीर बनाया है माँ जी, और घर का सारा काम भी कर दिया है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब तो थोड़ा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी ना? हाँ, थक तो गई हूँ माँ जी, लेकिन मुझे बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने के लिए। तुझे जाने की क्या जरूरत है? रोहित लेकर आ जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। माँ जी, वो भी थक जाते हैं, उनको क्यों परेशान करना, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। जी माँ जी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रुचि इतना बोलकर अपने कमरे से पर्स लेती है और बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार में वो एक पनवाड़ी की दुकान पर रुकती है और सिगरेट पीने लगती है और खुद से कहती है, कितना सुकून मिल रहा है। कितने दिनों से इसे हाथ भी नहीं लगाया था, तो थकावट सी हो रही थी। आज तो पी ही लिया है, लेकिन पता नहीं माँ जी से क्या क्या बहाना बनाना पड़ेगा। रुचि सिगरेट पीती है और बाजार घूमती है। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंच जाती है, जब तक कुंती भी अपनी नींद पूरी करके जाग जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, तू तो बाजार गई थी, फिर सारा सामान कहाँ है? अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या बताऊं कि मैं बाजार कोई सामान लेने नहीं बल्कि अपने अरमान पूरे करने गई थी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई है? बता, सामान कहाँ है? माँ जी, बाजार में एक भिखारी मिल गया जो बहुत दिनों से बीमार और भूखा था। उसको देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा चल ठीक है, जाकर खाना बना ले। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रुचि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रुचि एक बार फिर अपनी सास को झूठ बोलकर बाजार जाती है और सिगरेट पीकर घर आ जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, आज फिर तू बाजार गई और फिर से कुछ लाना भूल गई। आज किसकी मदद करके आई है? अरे यार, आज कौन सा बहाना बनाऊं?
आज तो कोई भिखारी भी नहीं मिला जो बोल दूं कि आज उसको ही दान कर दिया। जल्दी सोच रुचि, वरना आज तो गई। क्या हुआ, बोल ना, आज किसको दान करके आई? माँ जी, आज मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे ही बातें कर रही थी। उसने बताया कि उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है, खाना खाने के लिए भी नहीं देती। एक उसकी सास है और एक मेरी सास है जो इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। आपको पता है माँ जी, उसकी सास ने उसे बहुत मारा है, जिससे ना उसकी बॉडी पर बहुत निशान हो गए थे। वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और कुछ पैसे दे दिए उसे। हाय, मेरी बहू कितनी भोली है, लेकिन अगर तू लोगों पर इतनी दया करेगी तो खुद को लुटवा लेगी। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देकर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुचि इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रुचि अक्सर कुंती से झूठ बोलकर सिगरेट पीने जाने लगती है और घर पर आकर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि हमेशा की तरह अपनी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती है और पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहीं बाजार में कुंती की पड़ोसन विमला रुचि को देखकर खुद से कहती है, अरे दैया रे दैया, ये तो कुंती की बहू रुचि है, लेकिन ये यहाँ पनवाड़ी की दुकान पर क्या कर रही है? अरे इसके हाथ में तो सिगरेट है। हाय हाय, कितनी बिगड़ी हुई बहू है, शक्ल से तो कितनी भोली है और दिल से उतनी ही खोटी। आज तो कुंती को बताती हूँ, बहुत मजा आएगा, मिर्च मसाला और लगा दूंगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से सीधा कुंती के घर जाती है। कहाँ है कुंती? आज तो तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगी। तेरी बहू कितनी भोली है। क्या हो गया, गला क्यों फाड़ रही है और कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रही है? अरे तू अपनी बहू को जितना भोला भाला समझती है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार है। इसकी भोली सूरत के पीछे बिगड़ी हुई लड़की छुपी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार देकर विदा किया है। अरे सीधे सीधे बता, क्या बात है और मेरी बहू ने क्या किया है? आज मैंने तेरी बहू को बाजार के पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा था। भला अच्छे घर की बहू ऐसे थोड़ी करती है। बस बहुत हो गया विमला, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी नहीं सुनूंगी। तू अब मेरी बहू की चरित्र पर उंगली उठा रही है। कुंती विमला को सुना ही रही होती है कि तभी रुचि आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप आंटी जी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? आए हाय, देखो तो जरा, कितनी भोली सूरत बना रही है। बाजार में तो बड़ा फूफू कर रही थी खड़े होके, और अब भोली बनती है। बहू, क्या ये विमला सच बोल रही है? माँ जी, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे तो सिगरेट पकड़नी भी नहीं आती और ये सिगरेट पीने की बात कर रही हैं। सुन लिया विमला, मेरी बहू बहुत भोली है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। आज तो मैं जा रही हूँ और इसको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार तेरे सामने पुख्ता सबूत के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ कितनी भोली है तेरी बहू। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुंती रुचि भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विमला कई बार कुंती को बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विमला को रोहित मिलता है। रोहित बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं तू भरोसा करेगा या नहीं। अरे आंटी जी, आप पहले मुझे बात बताओ, तभी तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगा। अरे बेटा, रुचि बहू को मैंने पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा। वो बस शक्ल से ही भोली है, लेकिन बहुत बिगड़ैल है। मैंने तो तेरी माँ कुंती को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो बहू के प्यार की पट्टी की माया है। बस कीजिए आंटी जी, आप कितना झूठ बोलेंगी। मैं रुचि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप मेरी पत्नी पर फालतू के आरोप लगाना बंद कीजिए, आप उससे जलना बंद कीजिए। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हैं, और इन दोनों की आंखें तो मैं खोल कर रहूंगी। बता दूंगी कि भोली सूरत के पीछे कितनी बिगड़ी बहू है। रोहित विमला को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और विमला भी आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अब विमला रोज रुचि पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन विमला रुचि का पीछा करती है। रुचि पास के क्लब में जाती है और दारू पीने लगती है। विमला उसको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुंती को फोन करके क्लब बुलाती है। कुंती भी रुचि को देखकर चौंक जाती है और उसकी वीडियो बनाकर घर आ जाती है। कुछ देर बाद रुचि घर आती है। आज किसकी मदद करके आई है बहू?
जो इतनी लेट हो गई? आज भी कोई दोस्त मिल गई या कोई और बहाना? माँ जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? और कौन सा नया बहाना? बहू, आज भी तू सच नहीं बोल रही है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो विमला को पागल बोलते थे, लेकिन असल में तो तू हमें बेवकूफ बना रही थी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? लगता है आज भी विमला आंटी आपके कान भर के गई हैं। आज तो मैं सारे सामान लेकर आई हूँ। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आज तेरे भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू दिखाती हूँ। कुंती रुचि को पूरी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रुचि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। रुचि कुंती से माफी मांगती है और कुंती कुछ देर बाद उसको माफ कर देती है और इस तरह से भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू का राज खुल जाता है। राधा बहुत ही संस्कारी थी। वो खाटू बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका मन हमेशा से ही खाटू श्याम जाने का मन था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी भी उसको खाटू श्याम जाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन जैसे तैसे राधा को खाटू श्याम जाने से रोका। कुछ वक्त बाद राधा की शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा घर का सारा काम करके पूजा करने लग जाती है। पूजा की आवाज सुनकर राधा की सास कांता आती है। बहू, तो इतनी जल्दी उठ गई और घर का सारा काम भी कर दिया। अरे आराम से उठ जाती। राधे राधे माँ जी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं आज के दिन लेट उठूं? नहीं माँ जी। पर बहू, परवर कुछ नहीं माँ जी, आप जल्दी से जाकर तैयार होकर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कांता राधा की बात सुनकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और राधा रसोई में जाकर चाय बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद सभी आते हैं और नाश्ता करते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। राधा अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कांता की पड़ोसन विमला कांता के घर प्रसाद लेकर आती है। ले कांता, प्रसाद रख। कहाँ गई थी तू जो प्रसाद लेकर आई है? अरे मैं कुछ दिन पहले ही तो खाटू श्याम गई थी, वहीं का प्रसाद है। अपनी बहू और बेटी को भी खिला दियो। अच्छा ठीक है, आज जब तू आ ही गई है तो मेरी बहू से भी मिल ले। कांता राधा को आवाज लगाती है और राधा को चाय लेकर बुलाती है। कुछ देर बाद राधा चाय लेकर आती है। राधे राधे आंटी जी, ये लीजिए चाय। राधे राधे बहू। अरे वाह कांता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल राधा रानी की मूर्त की तरह। और देख तो, इसका नाम भी राधा है। ये ले बहू, इस प्रसाद को मंदिर में रख दे। शाम को जब रवि आएगा तो उसको दे दियो। जी माँ जी। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और मंदिर में प्रसाद रख देती है। राधा के जाने के बाद विमला बोलती है, कांता एक बात तो बता, तेरी बहू भी खाटू श्याम की भक्त है क्या? पता नहीं, हमें तो उसने कभी नहीं बोला कि वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर गई है। लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं, ऐसे ही। तेरी बहू नमस्ते की जगह राधे राधे बोल रही है ना, इसीलिए पूछा। विमला और कांता कुछ देर बातें करते हैं और फिर विमला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राधा एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए रवि जी, हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर चलते हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं खाटू बाबा के मंदिर जाऊं। नहीं राधा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खाटू श्याम नहीं जाने वाला, ठीक है? अब अकेली चली जाओ तुम, हम कभी और चलेंगे, ठीक है? मैं अपने मायके से सुनती आ रही हूँ, हम बाद में जाएंगे, लेकिन आज तक मैं खाटू बाबा के मंदिर नहीं जा पाई। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे पास समय नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। रवि की बात सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले चुपचाप सोने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और राधा की उत्सुकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन राधा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी कांता आ जाती है। बहू, तूने रवि को खाटू श्याम का प्रसाद दे दिया था या भूल गई थी? हाँ माँ जी, मैंने रवि जी को प्रसाद दे दिया था और उन्होंने खा भी लिया था। कांता राधा की बात सुनकर एक गिलास में पानी भरती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी राधा पीछे से आवाज लगाती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बहू,
तुझे क्या बात करनी है? कोई बात है? कहीं बाहर जाने हैं या मायके की याद आ रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो बस आपको खाटू श्याम जाने के लिए बोलना था। मेरा बहुत मन है हम लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाएं, और बहुत सुना है उनके बारे में। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। क्या बहू, तू भी खाटू श्याम जाने की बात कर रही है? तुझे पता भी है खाटू श्याम कितना दूर है, और वहाँ जाने के लिए मन में आस्था रखनी होती है। माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि हम लोग सभी चलते हैं, इसी बहाने सभी घूम भी लेंगे और बाबा के दरबार भी हो आएंगे। बहू, मुझसे तो ना होगा। तुझे जाना है तो रवि को साथ ले जा। कांता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर एक बार राधा खाटू श्याम जाने में असफल होती है और निराश होकर अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते दिन के साथ राधा अपने सास और अपने पति को खाटू श्याम जाने के लिए मनाती रहती है, लेकिन वो दोनों हर बार मना कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि अपने ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बड़ी सी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राधा ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर रवि को आईसीयू में एडमिट करते हैं और बाहर आके कहते हैं, आपके पति की हालत बहुत ही नाजुक है, हमें जल्द से उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनको हम नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर प्लीज, आप कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, बाकी आप जल्दी से जाकर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके हस्बैंड का ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और राधा जल्दी से जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। डॉक्टर रवि का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बाहर राधा और कांता भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी राधा मन में बोलती है, हे खाटू बाबा, अगर मेरे पति का ऑपरेशन सही से हो गया तो मैं आपके दरबार में चल कर आऊंगी। बस मुझे निराश मत होने देना बाबा। बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जी माँ जी। राधा और कांता दोनों डॉक्टर का बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, आपके पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ दिनों बाद इनको यहाँ से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राधा और कांता बहुत खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और धीरे धीरे रवि ठीक हो जाता है और कुछ वक्त बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। राधा रवि को घर लेकर आती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिससे रवि अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी घर में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं और राधा हाथ में दवाई और पानी का गिलास लेकर रवि को देती है। माँ जी, अब तो रवि जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या अब हम खाटू बाबा के मंदिर चल सकते हैं? क्या बहू, ये तूने खाटू श्याम जाने की कैसे जिद लगा रखी है? जब से तू इस घर में आई है तुझे खाटू श्याम जाने की पड़ी है। अरे अभी तो रवि पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है, कम से कम उसको अपने पैरों पर अच्छे से खड़े तो होने दे। माँ जी, रवि जी खाटू श्याम बाबा की वजह से ही ठीक हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हम कोई और मंदिर भी तो जा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि खाटू श्याम ही जाए। रवि जी, जब आपका ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि आप ठीक हो जाएंगे तो मैं खाटू बाबा के दरबार जाऊंगी। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाटू श्याम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए निकलने जाती है। रास्ते में उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे करके खाटू श्याम मंदिर पहुंच जाती है। पैदल जाने की वजह से उसके पैरों में छाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ वो मंदिर में दर्शन करती है और पूजा करके अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो सबको प्रसाद देती है और कांता बोलती है, बहू हमें माफ कर दे, तेरी श्रद्धा देखकर तो मैं धन्य हो गई कि मेरी ऐसी बहू है जो अपनी फिक्र करे बिना अपनी मन्नत पूरी कर ली। अगली बार तुझे जब भी खाटू श्याम जाना होगा मुझे बोल दियो, हम सभी मिलकर तेरे साथ जाएंगे। कांता की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास कांता को गले से लगा लेती है।